Namaskar, welcome to Kalam IAS. This is Vasudev Singh Bhati and we are doing economy together. So next session जो हमारा economy का है, it's about national income. Budget we will do in the next session after this. So today's session is about national income. National income क्या होती है और कैसे वो कैलकुलेट होती है. गवर्नमेंट के अलग अलग इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करती है. So we'll study about what is national income, how it is calculated as we move forward today. So the first thing that you should know about national income accounting. National income accounting is basically ways to measure the total earning of the country. किसी घर की earning calculate करना बड़ा आसान होता है, but as the size grows, state, country की income calculate करना थोड़ा complicated हो जाता है. But हमारी understanding के लिए हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है. हमें सिर्फ कुछ टर्म्स है, कुछ की टर्म्स है जिनके ऊपर यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है पिछले पीवाईक्यूज के अंदर. पिछले 2011 से लेकर 23 तक के अगर आप पीवाईक्यूज देखें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिपीट होते हैं, और अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाए, अगर आप उन इक्वेशंस को समझ जाएं, सो एनी न्यू क्वेश्चन आल्सो यू विल बी एबल टू डू देम वेरी कॉन्फिडेंटली. सो द फर्स्ट थिंग इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. GDP again, when if you read newspaper, you hear about it कि what is GDP. GDP बढ़ रहा है, GDP कम हो रहा है, इस स्पीड से पड़ा है. So gross domestic product GDP होता क्या है? It is basically a measure. It is a measure to calculate total earning of the country. तो technical definition जो है GDP की वो है market value of final goods and services produced in territory of country in a period. इसमें कुछ key terms है that you have to know. First is market value. It does not include those things which do not have a market value. For example, in previous classes also we talked about care economy कि घर पे कोई खाना बना रहा है. अब घर पे कोई खाना बना रहा है तो that is not included in GDP. Why is that not included in GDP? Because it is not a commercial product. It is not a commercial product and that is why it does not have a market value. पर अगर आपके मेड आ रही है घर पे और वो आपका खाना बना के जा रही है, दैट इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी. जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं उनकी जो भी इनकम है दैट इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी, क्योंकि वो कमर्शलाइज्ड है, क्योंकि उसके लिए हम उनको पैसा पे करते हैं, क्योंकि एक पैसे का आदान प्रदान हो रहा है. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज only market value is taken into GDP. Things which do not have a market value are not taken into GDP. Second is final goods and services. Now goods and services which are in the process of production are not included in the calculation of GDP. जो final goods and services है उनकी वैल्यू की जाती है. इसका रीजन ये है कि सपोज मंडी में गेहूं बेचा है किसान ने, वीट बेचा है किसान ने मंडी के अंदर, और फिर उस वीट को किसी कंपनी ने खरीद के उसका वीट फ्लोर बनाया है, आटा बनाया जिसको हम कहते हैं. आईटीसी ने इसको वीट फ्लोर बनाया, आईटीसी ने अगर इसका, तो अगर हम वीट की भी वैल्यू कैलकुलेट करें, वीट फ्लोर की भी वैल्यू कैलकुलेट करें, और अगर उस वीट फ्लोर से किसी ने चपाती बनाई है, और जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने दे मेड सम चपातीज फ्रॉम इट एंड यू कंज्यूम दोस चपातीज, यू हैव पेड द प्राइस फॉर चपातीज, यू हैव नॉट पेड द प्राइस फॉर वीट फ्लोर, यू हैव नॉट पेड द प्राइस फॉर वीट, यू हैव पेड द प्राइस फॉर चपातीज. तो अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो इससे मल्टीपल एक ही चीज को बार बार ऐड कर दिया गया है ना. दिस इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन. सो एक ही चीज को बार बार कैलकुलेट करने से फिगर्स इन्फ्लेट हो जाते हैं. सो रियल इकोनॉमी जब जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल चपाती बन के आई है वो ही कैलकुलेट होगी, या फिर आप घर के लिए अगर आटा खरीद के लेके आए, वीट फ्लोर जो है आईटीसी ने आपको दिया है आशीर्वाद आटा के थ्रू, सो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी. मंडी में जो भाव अनाज बिका है वो उसको इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा. जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो गुड्स हैं उनको इंटरमीडिएट गुड्स माना जाता है, एंड दैट इज व्हाई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी. फाइनल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ले रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं, किसी होटल के अंदर रुक रहे हैं, या फिर बैंकिंग सर्विसेज, बेसिकली इन सब सर्विसेज का चार्ज होता है. And if these things are charged, then these things are included in the GDP. Not just goods, services are also included in the GDP. Produced in the territory of the country. Now this is also a key term for GDP in a particular period. So what are the four key terms? Market value of final goods and services, both territory of the country and in a particular period. GDP
किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का कैलकुलेट होगा। एक महीने का जीडीपी हो सकता है, एक ईयर का जीडीपी हो सकता है। सो a particular period will have its own GDP. जैसे इंडिया की GDP in this particular year 2022-2023 was some and some so and so figures. So it will have a certain period and it will have a territory also. What do you mean by territory of the country? For example, कि इंडिया के अंदर कोई बाहर की कंपनी आई है और सपोज बेंटले आ गई इंडिया के अंदर, या फिर आईफोन आया है। आईफोन जो है वो बाहर की कंपनी है, एप्पल जो है बाहर की कंपनी है और वो आईफोन प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया के अंदर। सो इफ एप्पल प्रोड्यूसेस आईफोन इन आवर कंट्री, that is included in the GDP. Why is it included in the GDP? Because it is produced in India. The final value of the iPhone that is produced in India is included in the GDP. But at the same time, suppose any Indian company which is producing or selling goods outside of India, for example, ArcelorMittal हो गया। ArcelorMittal का फिर भी आप छोड़िए, अडानी एंटरप्राइजेस अगर कोल एक्सट्रैक्ट करती है ऑस्ट्रेलिया से, जो कि वो करती है, सो अडानी के कोल प्लांट्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो कोल प्लांट से उनकी इनकम हो रही है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी। अडानी इंडियन है, एप्पल बाहर की है, फिर भी एप्पल ने जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया है उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, बट अडानी ने जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोड्यूस किया है उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। द रीजन इज we include only those goods and services which are produced and consumed which are produced basically in the territory of our country. So Adani चाहे इंडियन हो, चाहे उसका रेवेन्यू इंडिया में आ रहा हो, but if it produced outside of India, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर उन्होंने कोल एक्सट्रैक्ट किया है, they have certain income, but that is not part of India's GDP. इंडिया की जीडीपी का पार्ट क्या है? जो इंडिया के अंदर बन रहा है, जिससे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जो जिसका टैक्स इंडिया के अंदर दिया जा रहा है। So keeping these things in mind, we know that GDP has 4 key terms. First is market value, second is market value, second is final goods and services, third is territory, and fourth is for a particular period. And remember, goods and services both are included in the GDP. ये GDP का मीनिंग होता है, और इसको आपको एग्जांपल लेके समझना है। The fees that students pay to an institution to study is part of GDP. क्यों? Because there is a commercial transaction that is happening. There is a market value of those services that the institute is providing. At the same time, if you are sitting in a group with a group of friends and a group of friends are explaining to each other, that does not have a market value. You are taking care of someone who is has some disease, then that does not have a market value. So those things are not included in the GDP. At the same time, if you go to a hospital, that is included in the GDP. And the other thing that you have to take care of, that the goods and services have to be produced in the territory of the country. इंडिया के बाहर कुछ हो रहा है, चाहे वो इंडियन करे चाहे कोई और कंट्री का इंसान करे, इंडिया के बाहर कुछ हो रहा है, देन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी। और टेरिटरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया की लैंड नहीं है, इट इंक्लूड द इंडियन एम्बेसीज ऑल्सो। सो इंडिया की एम्बेसी जो है, यूएसए के अंदर एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एम्बेसी है, वहां की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या फिर हम सैलरी जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, हमारे ऑफिसर्स को, वो भी टेरिटरी का इंडिया का पार्ट होता है। सो दिस इज जस्ट समथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो। सो जीडीपी का मतलब हम लोगों को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये 4 जो हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट इज लैंड, कि भाई कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट्री आपको लगानी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन लगाना है, तो लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि इन चारों के में से किसी के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, बट ये 4 एसेंशियल पार्ट है। किसी भी फैक्टर्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करनी है तो उसके 4 एसेंशियल पार्ट रिकॉग्नाइज किए गए हैं। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर,
you need people who are working to produce those goods and services, you need enterprise, because even a single person can make a company today. So enterprise is important part of factors of production, and you need capital, आपको पैसे की भी जरूरत है। ये चार एसेंशियल चीजें, और भी चीजों की जरूरत होती है, और कई बार इन चारों में से किसी एक चीज के बिना भी काम हो सकता है, कई बार लैंड के बिना भी काम हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल हम देख रहे हैं तो लैंड के बिना भी काम होता है। बट ये चार एसेंशियल हमने रिकॉग्नाइज किया है, ये चार एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करनी है तो ये चार एसेंशियल फैक्टर्स है। तो लैंड क्या होता है? लैंड की होती है इनकम इज रेंट। लैंड की जो इनकम होती है, ये चारों जो है, ये चारों इनकम है। ये चारों तो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये चारों है इनकम। तो लैंड की जो है वो रेंट होती है, लेबर की इनकम जो होती है वो वेजेस के रूप में होती है, एंड एंटरप्राइज अर्न अ प्रॉफिट, एट द सेम टाइम कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है वो कैपिटल की अर्निंग होती है, एंड एंटरप्राइज की अर्निंग जो होती है वो प्रॉफिट होती है। अब ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो हम के थ्रू हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सपोज समवन इज मैन्युफैक्चरिंग सम शूज, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बाटा है सपोज। तो बाटा ने इंडिया में शू मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसके लिए बाटा को एक फैक्ट्री चाहिए, लैंड चाहिए उसको, जिसके लिए वो रेंट पे करेगा। सपोज उन्होंने फैक्ट्री ली है कोई जयपुर के बाहर, एंड बाटा विल हैव टू हैव सर्टेन एम्प्लॉइज जिनको वो वेजेस प्रोवाइड करा रहा है, सैलरीज प्रोवाइड करा रहा है। बाटा एज एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एग्जिस्ट देयर, एंड बाटा नीड्स सम कैपिटल। आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई बैंक से उन्होंने कैपिटल ले ली, जिसपे वो इंटरेस्ट पे करते हैं। सो ये चार इनके खर्चे हैं, या फिर प्रॉफिट को भी अगर आप इंक्लूड कर लो तो ये तीन चीजें इनके खर्चे हैं। प्रॉफिट, क्योंकि आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जब पढ़ते हैं तो प्रॉफिट इज ए कॉस्ट फॉर दी कंपनी, जो उनको एज ए डिविडेंड जो देनी पड़ती है। एंटरप्राइज को आप प्रॉफिट नहीं मान के इसको डिविडेंड भी मान सकते हैं। सो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ता है, आपको लैंड के लिए रेंट पे करनी पड़ती है, बाटा को वर्कर्स के लिए वेजेस पे करनी पड़ती है, और जो भी उन्होंने लोन लिया है बैंक से उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट दीज आर नॉट द फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द बाटा एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग। इनके बाद में क्या होता है, देयर आर सर्टेन सब्सिडीज दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। सपोज पीएलआई के थ्रू गवर्नमेंट जो है इन लोगों को एक सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। सो दीज सब्सिडीज will reduce the cost of goods and services. Suppose इन चारों का ऐड करके बाटा का जो टोटल खर्चा आया है वो 1 लाख रुपए आया है। 1 लाख रुपए बाटा का टोटल खर्चा आया है। So this is the total GDP of Bata as an organization. But the government is providing 20,000 rupees subsidy upon it. सो बाटा का खर्चा कितना हो गया? बाटा का खर्चा हो गया 80,000 रुपीज। सो वी विल से द जीडीपी ऑफ बाटा इज 80,000 रुपीज। बट गवर्नमेंट एट द सेम टाइम आल्सो चार्जेस सर्टेन इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्सेस चार्ज किए। सपोज 40,000 गवर्नमेंट ने टैक्सेस चार्ज किए। सो 1 लाख माइनस 20,000 प्लस 40,000 क्या गया? 1,20,000। सो द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बाटा विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑल्सो। सो इसका मतलब यह है सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो फाइनली कंज्यूमर्स को वो 1,20,000 चार्ज कर रहे हैं। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू जस्ट अंडरस्टैंड द इक्वेशन दैट इज गिवन हियर, व्हिच इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस? 1,20,000 इज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जिसको हम बाय डिफॉल्ट जीडीपी मानते हैं। GDP at market prices. The GDP that we are talking about here is GDP at market prices. So GDP at market prices जो होती है उसके अंदर से सब्सिडीज माइनस कर दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो। सब्सिडीज माइनस कर दो जीडीपी में से और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो। जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होती है उसमें से सब्सिडीज माइनस कर दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो, देन वी विल गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस जो है, जो कि हम ये जीडीपी है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस जो है, इससे अगर हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करना होगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देना है। इसको तो ऐड कर देना है
और इसको माइनस कर देना है. दैट इज वी विल ऐड द सब्सिडीज एंड वी विल रिड्यूस द इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो द कॉस्ट, द फाइनल कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी को हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. उसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसमें से सब्सिडीज माइनस कर देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं. देन वी गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस. एट द सेम टाइम जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हमें वापस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी होती है. देन वी रिवर्स द इक्वेशन. इस इक्वेशन को जो है हम रिवर्स कर देते हैं. जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. अगर आपको ये पूरी इक्वेशन, ये उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स की इक्वेशन इजी लगती है, तो इसके थ्रू आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. अगर आपको एग्जांपल नहीं भी समझ आ रहा है, देन यू जस्ट memorize this equation. GDP at factor cost is equals to GDP at market price minus indirect taxes plus subsidies. बाटा ने जितने में प्रोड्यूस किया वो फैक्टर कॉस्ट है, उसमें से सब्सिडीज माइनस हो गई और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो गए, क्योंकि सब्सिडीज कंपनी की सेविंग होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस उसका खर्चा होता है. सो फाइनल कॉस्ट जो आया उसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं. और जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम वापस फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहेंगे. Then we will reverse the equation. जो सब्सिडीज हमने यहाँ माइनस की थी उसको हम ऐड कर देंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने प्लस किए थे उसको हम माइनस कर देंगे. सो फॉर बाटा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट which is 1 lakh rupees is equals to GDP at market prices which is 1,20,000 rupees minus indirect taxes which is 40,000 rupees plus subsidies which is 20,000 rupees. So अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा है तो आप इधर देख लीजिए. फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. इसको आप बार बार देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, और अपना एग्जांपल्स बनाने के थ्रू कोशिश कीजिए एंड अंडरस्टैंड कि सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस का फाइनल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट होता है. टैक्सेस जो होते हैं वो कॉस्ट को बढ़ा देती है और सब्सिडीज जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है, लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बाटा एंटरप्राइजेस. सो सिमिलरली कंट्रीज के अंदर भी वैसा ही इफेक्ट होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we have NDP, net domestic product. So net domestic product का क्या मतलब होता है? GDP हमने देख लिया था कि GDP is basically market value of final goods and services produced in a territory of a country within a given period. NDP क्या होता है? ग्रॉस से नेट भी जब भी आपको आना है, net is equals to gross minus depreciation. ये आप इक्वेशन याद कर लीजिए, इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए. नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन क्या होता है? जो भी मशीनरी, जो भी एसेट्स हम यूज करते हैं, with a period of time, within a period of time, these goods and services depreciate. For example, बाटा मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसकी बिल्डिंग का वेयर एंड टियर होगा, उसकी मशीनरी होगी. तो मशीनरी आज मैंने खरीदी है, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आज हमने गाड़ी खरीदी है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू का क्या होगा? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. उसकी वैल्यू कम क्यों हो जाती है? The major reason is there is depreciation of the car or any machinery or any asset that you have except land. Land का depreciation नहीं होता है. बाकी कोई भी asset हो आपके पास में, उसकी वैल्यू के अंदर depreciation हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप मशीन यूज करोगे वो मशीन पुरानी होती जाती है और जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू कम होती चली जाएगी. सिमिलरली जो ग्रॉस जीडीपी है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस को कैलकुलेट करता है, को मेजर करता है. But when we calculate or measure net domestic product, net is the key word here. Domestic product का हमें मतलब पता है goods produced within the territory of a country. So final value, market value of final goods and services जो भी territory में produce की वो GDP है. But that is not all the growth that the country is having. उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कोई एसेट्स यूज हुए हैं, कोई मशीनरी यूज हुई है, कोई बिल्डिंग यूज हुई है, कोई फैक्ट्रीज यूज हुई है. तो whatever the assets that have been used to produce the goods and services of that country, of that economy,
उनके अंदर ईयरली डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंट्री के लिए एक कॉस्ट होता है, एक एक्सपेंस होता है. सो व्हेन वी रिड्यूस द डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी वी गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो नेट आपको जहां भी मिले, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए हो या फिर आगे हम और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड, जीवीए पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे. सो व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट नेट इंस्टेड ऑफ ग्रॉस, यू जस्ट रिड्यूस डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस. ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट. जीडीपी के केस में जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी. सो मूविंग फॉरवर्ड, जीडीपी का एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रियल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी की एवरी ईयर सपोज बाटा है, सेम एग्जांपल लेते हैं हम. बाटा ने पिछले साल 100 शूज बेचे. बाटा ने पिछले साल जो है 1000 शूज बेचे थे. 1000 शूज जो है बाटा ने प्रोड्यूस किए थे या बेचे थे. 1000 शूज प्रोड्यूस किए और बेचे, और हर एक शू की प्राइस जो थी वो 100 रुपए थी. सो बाटा का टोटल जीडीपी कितना हो गया? बाटा इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अब और कंट्री के अंदर भी सिमिलर ही कैलकुलेशन होती है. तो 1000 शूज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज मतलब 1 लाख रुपीज. तो बाटा का टोटल जीडीपी जो है वो 1 लाख रुपीज हो गया. ये नया एग्जांपल है, आप उस एग्जांपल को भूल जाइए. डोंट गेट कंफ्यूज्ड by taking the figures of, by considering the figures of this example. So in this example, Bata has produced 1000 shoes or has sold 1000 shoes in a year, each shoe costing 100 rupees per piece. तो टोटल जीडीपी बाटा का जो है वो 1 लाख रुपीस हो गया. नेक्स्ट ईयर बाटा प्रोड्यूस्ड द सेम 1000 शूज. अगले साल भी 1000 शूज ही बाटा ने प्रोड्यूस किया और सेल भी 1000 शूज की ही की. बट शूज की प्राइस जो है वो 100 रुपए से बढ़ के 120 रुपए हो गई. शूज की प्राइस जो है वो 100 रुपए से बढ़ के 120 रुपए हो गई. अब नाउ प्राइस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीमेंट नहीं होता है. प्राइस के कारण रेंट भी बड़ी होगी, वेजेस भी बड़ी होगी. सो वी विल से देयर इज एन इन्फ्लेशन ऑफ 20%. 20% का इन्फ्लेशन हो गया, और बाटा का शूज जो पिछले साल 100 रुपए का आता था वो इस साल 120 रुपए का आ रहा है, क्योंकि बाटा को वेजेस ज्यादा पे करनी पड़ रही है, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, रेंट ज्यादा पे करनी पड़ रही है. सो बाटा का जीडीपी अब इस साल कितना हो जाएगा? 1000 into 120, दैट इज 1,20,000 rupees. So we say that the GDP of Bata has increased by 20%. GDP of Bata has increased by 20%. Now, is there a real growth in the company? कंपनी के अंदर क्या रियल ग्रोथ हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि जो शूज है वो पहले भी 1000 प्रोड्यूस कर रही थी. पिछले साल भी बाटा ने 1000 शूज ही प्रोड्यूस करके बेचे थे. इस साल भी बाटा ने 1000 शूज ही प्रोड्यूस करके बेचे हैं. So, but due to inflation, the GDP of Bata has also increased. तो क्या इसका मतलब it's a good thing? No, it's not a good thing. It is just inflation. It is inflated figure of the GDP. So we say this is the nominal GDP. Nominal GDP is this 1,20,000 rupees. But what is the real GDP? हम इन्फ्लेशन के फिगर्स को अगर देखेंगे 20% तो इन्फ्लेशन ही हुआ है. तो रियल जीडीपी बाटा की आज भी 1 लाख रुपए ही है. बाटा की रियल जीडीपी आज भी 1 लाख रुपए ही है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी दैट इज 1,20,000 रुपीज में से 20,000 तो इन्फ्लेशन ही था. तो रियल जीडीपी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है. व्हाई इज देयर नो इंक्रीमेंट इन द रियल जीडीपी? क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है, जो मार्केट नॉमिनल का मतलब है मार्केट वैल्यू के अंदर जो हो रहा है, आज के भाव तोल के हिसाब से, आज की प्राइसेस के हिसाब से जो भी वैल्यू है उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. नॉमिनल जीडीपी में से आप इन्फ्लेशन हटा दीजिए कि सिर्फ प्राइसेस फ्लक्चुएट होने के कारण कितना जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल, उस इन्फ्लेशन को आप सिर्फ हटा देंगे, देन यू गेट द रियल ग्रोथ इन द जीडीपी. अगर इसी जगह हम इसी एग्जांपल के अंदर इफ वी अज्यूम कि दिस ईयर
Instead of selling 1000 shoes, Bata has sold 1200 shoes. If this year the Bata sells 1200 shoes और जो शूज की प्राइस है वो 100 रुपए की बजाय 120 रुपए हो गई. So what will be the final GDP of the Bata? 120 into 1200, that is 1,44,000. So how much is the increment in the nominal GDP? Nominal GDP 1 लाख से बढ़ के 1,44,000 हो गई है. That is 44%. हम ये कह देंगे कि GDP of Bata has increased by 44%. उसमें से कुछ इन्फ्लेशन के कारण है, कुछ इंक्रीज इन सेल्स के कारण है. 100 रुपए का शूज 120 रुपए का हो गया और बाटा की सेल्स 1000 से बढ़ के 1200 रुपए हो गई. सो देयर इज इंक्रीज इन सेल्स एंड देयर इज आल्सो इन्फ्लेशन. The combined effect of both of them is there is 44% increase in the total GDP of Bata or total sales of Bata. But what is the real growth? हमें ये कैसे पता चलेगा कि रियल ग्रोथ क्या है? तो रियल ग्रोथ के लिए हम सिंपली 1,44,000 में से इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे. इन्फ्लेशन हमें पता है 20% हुआ है, तो 1 लाख का 20% जो है वो 20,000 है. सो रियल जीडीपी ऑफ बाटा विल बी 1,24,000 और रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज 24%. 44 में से 20% हमने जो इन्फ्लेशन वाले हैं वो माइनस कर दिए. सो वी गेट द रियल ग्रोथ ऑफ द जीडीपी. आपको अगर ये फिर से कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, फिर से इसको सुन सकते हैं, और अदरवाइज यू जस्ट रटोफाई दिस इक्वेशन हियर दैट द रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन. नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल जो होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है. जो करंट प्राइसेस जो है, या फिर करंट प्राइसेस हम इसको कहते हैं कि करंटली मार्केट के अंदर क्या प्राइसेस चल रही है. करंट प्राइसेस या मार्केट प्राइसेस वाली जीडीपी जो होती है वो नॉमिनल होती है. उसमें से आप इन्फ्लेशन हटा देते हैं तो हमें रियल ग्रोथ पता चलती है कि महंगाई के कारण कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको आप हटा दीजिए. देन वी गेट टू नो द रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री और जीडीपी और एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज अबाउट द जीडीपी. अब जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेजर तरीके होते हैं. यूपीएससी इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है कि कौन से जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके हैं. सो द फर्स्ट इज आउटपुट अप्रोच. आउटपुट अप्रोच वही है जो डेफिनेशन हमने अभी समझी थी. द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन और a country in a given particular period. So जीडीपी आउटपुट अप्रोच के हिसाब से क्या करती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू बेसिकली विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, वो जीडीपी आउटपुट अप्रोच के हिसाब से होती है. द सेकेंड अप्रोच इज एक्सपेंडिचर अप्रोच. एक्सपेंडिचर के अंदर 4 तरह के एक्सपेंडिचर है जिनको ऐड किया जाता है और उसी को हम जीडीपी ऑफ द कंट्री बोलते हैं. सो एक्सपेंडिचर अप्रोच के अंदर 4 चीजें ऐड की जाती है. फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स. ये चारों चीजों को हम ऐड करके भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू. सो आप इसको इन टर्म्स में समझ सकते हैं कि मैं अगर कोई कंपनी है मेरे पास में, मैंने 5 लाख रुपए के इस बार मेरे को सेलिंग हुई है पूरी, टोटल सेल्स मेरी 5 लाख रुपीस थी, तो मैं ये कहूंगा आउटपुट अप्रोच के हिसाब से द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आई हैव प्रोवाइडेड इज 5 लाख रुपीस एज इज द जीडीपी ऑफ माय कंट्री. इसी को दूसरे तरीके से आप समझना चाहें, उन 5 लाख रुपीस को मैंने कैसे यूज किया. सो 5 लाख रुपीस में से कुछ मेरा कंजम्पशन होगा और कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट होगा. 2 ही तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन होगा और इन्वेस्टमेंट होगा. सो फॉर एन इंडिविजुअल उसने कुछ 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए कंज्यूम कर लिए और 2 लाख रुपए फर्दर इन्वेस्ट कर दिए. कंज्यूम किसी भी चीज के अंदर हो सकते हैं. सो कंजम्पशन ऐड कर दिया और इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया, वो भी फिर से जीडीपी आ चुका है. बट कंट्री के लिए और भी सेवरल अदर चीजें होती है जो एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है. सो इन सबको भी अगर हम ऐड कर दें देन वी गेट द जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर अप्रोच. थर्ड जो है वो है इनकम अप्रोच. इनकम अप्रोच के थ्रू
जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे लास्ट स्लाइड के अंदर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखे थे, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड कैपिटल। लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड कैपिटल, इन चारों की जो इनकम हमने देखी थी, लैंड के थ्रू हम रेंट इनकम होती है, लेबर के थ्रू वेजेस होते हैं, एंटरप्राइज जो होती है वो प्रॉफिट या डिविडेंड कमाती है, कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट कमाती है। तो इन्हीं चारों को हम इनकम अप्रोच के अंदर ऐड कर देते हैं। If we add the 4 incomes of the 4 factors of production, we get GDP of the country or an economy by adding the income by income approach. So rent, wages, profit, or interest. So UPSC can ask a question, which of the following is not part of expenditure approach? And the options given would be consumption, investment, government expenditure and rent. तो हमें पता है कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर जो है ये तीनों एक्सपेंडिचर अप्रोच के पार्ट हैं. Rent on the other hand is part of income approach. Similarly, UPSC can ask a question like which of the following is not part of income approach, और फिर वो एग्जांपल दे देंगे, रेंट दे देंगे, वेजेस दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे देंगे या फिर नेट एक्सपोर्ट्स दे देंगे या फिर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे. तो हमें पता है वो इनकम अप्रोच का पार्ट नहीं, क्योंकि इनकम की 4 चीजें पार्ट है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट. So moving forward, there is one more concept that you should know about is GNP. हमने पहले पढ़ा था GDP. GDP के अंदर 4 इंपॉर्टेंट टर्म थे. The final value, market value of final goods and services produced within the territory of a country. जो NDP, GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. फर्स्ट है मॉनेटरी वैल्यू एंड देयर इज अगेन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड. नाउ द की टर्म दैट डिफरेंशिएट्स जीडीपी फ्रॉम जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो जीडीपी से कैसे डिफरेंशिएट होता है, उसके लिए यू सी कि जीडीपी और जीएनपी में इक्वेशन क्या है कि जीडीपी जो है दैट वाज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बट जीएनपी जो है दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस. इसके अंदर टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ वी टेक द सेम 2 एग्जांपल्स व्हिच वी टुक इन द प्रीवियस स्लाइड्स. वन इज एप्पल. एप्पल जो है आईफोन प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया के अंदर. एंड सिमिलरली वी हैव अडानी जो कोल एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. अडानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोल एक्सट्रैक्ट कर रहा है और एप्पल जो है वो आईफोन प्रोड्यूस कर रही है इंडिया के अंदर. वी टॉक्ड कि टेरिटरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, एंड दैट इज व्हाई एप्पल, डिस्पाइट बीइंग अ फॉरेन कंपनी, डिस्पाइट बीइंग एन एमएनसी, the iPhone produced by Apple in India will be part of India's GDP. And Adani, despite being an Indian citizen, the income earned by Adani by extracting coal in Australia, that is in foreign territory, will not be included in the Indian GDP, क्योंकि territory is important part of to differentiate between GDP and GNP. तो जीएनपी के अंदर क्या इंक्लूड होगा? जीएनपी के अंदर जो सिटीजन्स ने, इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीएनपी. सो इफ एप्पल इज प्रोड्यूसिंग आईफोन इन इंडिया डिस्पाइट बीइंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएनपी. दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ जीएनपी. बट Adani, despite producing goods and services in Australia, will be part of GNP, क्योंकि Adani is a citizen of India. तो Adani Enterprises जो है वो इंडियन कंपनी है, और अगर Adani Enterprises अगर इंडियन कंपनी है तो कोल जो भी उन्होंने कहीं भी दुनिया में कहीं भी काम किया हो, कोई भी पैसा कमाया हो, सो सपोज टाटा ने जगुआर को एक्वायर कर लिया और जगुआर दुनिया में कहीं भी सेल हो रही हो, दैट विल बी पार्ट ऑफ जीएनपी. अगर इंडियन लोग हैं जो बाहर जाकर पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में पैसा भेज रहे हैं,
तो वो भी जीएनपी का पार्ट होगा। इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी जीएनपी का पार्ट होगा। बाहर जाके हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी इनकम कर रहे हैं जो बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है, दैट विल बी पार्ट ऑफ जीएनपी। बट इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इफ दोज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, बाहर की कंपनीज है, एप्पल है या फिर सैमसंग है, वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, बट दैट विल बी नॉट बी पार्ट ऑफ जीएनपी, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज बेसिकली जो नेशनल्स होते हैं किसी भी कंट्री के, जो सिटीजंस होते हैं, उन्हीं नेशनल्स की इनकम को ऐड किया जाता है जीएनपी के अंदर। सो द इक्वेशन ऑफ जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम इकोनॉमी के टर्म्स में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया कहते हैं। तो जीडीपी में से इसको तो माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो जो बाहर के लोग हैं जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं उसको तो हम माइनस कर देंगे, और जो इंडिया के लोग हैं बाहर पैसा कमा रहे हैं उसको हम ऐड कर देंगे, और इन दोनों का मिला जुला जो इफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सपोज एप्पल ने जो आईफोन प्रोड्यूस किए हैं वो 100 रुपीज के हैं, एंड अडानी ने जो कोल एक्सट्रैक्ट किया है वो 120 रुपीज के हैं। So the net factor income from abroad would be 20 rupees. 120 minus 100 is 20 rupees. So net factor income from abroad हम जीडीपी के अंदर ऐड कर देंगे तो जीएनपी आ जाएगी। तो जितना ज्यादा एफडीआई इंडिया बाहर इन्वेस्ट कर रहा है उतना ज्यादा जीएनपी होगा। और अगर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एफडीआई आ रहा है, बहुत सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में आके फैक्ट्रीज खोल रही है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इंडिया का जीएनपी उतना नहीं बढ़ेगा पर इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। सो दिस इज द कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने पहले भी बात की थी। नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए कि जीडीपी और एनडीपी, इसका डिफरेंस हमने देख लिया था, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, एनएनपी क्या होगा? जीएनपी का हमें पता है, जीएनपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजंस। हमने जीएनपी निकाल लिया, सपोज जीएनपी इज 100 रुपीज। सो एनएनपी क्या होगा? एनएनपी होगा नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सो सिमिलरली नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल है, नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इतना आप याद रखिए, आगे चाहे डीपी हो, एनपी हो, वीए हो, कुछ भी हो, दिस विल वर्क। द नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। अब आप ये भी पढ़ते होंगे कहीं कि नेशनल इनकम क्या होती है। सो नेशनल इनकम इज बेसिकली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट वही होता है जो हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा था, कि जो भी हम ये कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। सो फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करना होता है? हमने जो सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस की इक्वेशन को, की ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करेंगे? सब्सिडीज को तो हम ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। और इन अदर टर्म्स नेशनल इनकम को हम ये भी कह सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस। नेशनल इनकम इन अदर टर्म्स इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजंस। जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम को सिंपलर टर्म्स में जीएनपी भी मानते हैं। कई कंट्रीज में नेशनल इनकम और जीएनपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि फैक्टर इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती है। सो द नेशनल इनकम की एक और डेफिनेशन क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजंस ऑफ द कंट्री और नेशनल्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज जीवीए। इंडिया के अंदर जीडीपी की बजाय आफ्टर 2016 जीडीपी की बजाय जीवीए की वैल्यू को ज्यादा ट्रैक किया जाता है। गवर्नमेंट जो है जीवीए कैलकुलेट करती है और जीवीए मेजर करती है और जीवीए को ज्यादा ट्रैक करती है। जीवीए का मतलब क्या होता है? जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीडीपी जो थी वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कैलकुलेट करती थी
वो इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करती थी. सो इफ समथिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन and still has not reached the final production stage, that will not be included in GDP. But GVA क्या करता है? GVA basically value of output में से cost of intermediary माइनस कर देता है या फिर value of input को माइनस कर देता है. तो हमने जो एग्जांपल लिया था कि गेहूं अगर किसान ने ITC को बेचा है और ITC उससे आटा बनाती है और आटा आप घर लेके आते हो, तो फाइनली जो आप आटा लेके आए हो घर पे उसी की वैल्यू जीडीपी में इंक्लूड होगी. बट व्हाट अबाउट all the wheat that have been sold to the ITC but have still not transformed into the final goods and services? If these have still not transformed into the final goods, then these will not be included in GDP. So उसको हटाने के लिए GVA as a concept आया गया. तो GVA क्या कहता है? GVA कहता है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो भी आटा ITC प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएरी माइनस कर दो. Then we will get the gross value added कि आईटीसी ने जितना भी आटा प्रोड्यूस किया और जितना भी आटा बेचा, 5 लाख रुपए का आटा बेचा, 3 लाख रुपए का उन्होंने गेहूं खरीदा था. तो आईटीसी का जो जीवी है ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हो गया? 3 लाख रुपए का सामान खरीदा और 5 लाख रुपए में बेचा, तो आईटीसी ने वैल्यू कितनी ऐड की? आईटीसी ने वैल्यू 2 लाख रुपए की. सो बेसिकली द ग्रॉस वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएरी, या फिर इसको हम कॉस्ट ऑफ इनपुट भी बोला जा सकता है. आउटपुट का कॉस्ट में से इनपुट की कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा. ग्रॉस वैल्यू एडेड को जीडीपी से अगर रिलेट किया जाए कि जीडीपी के टर्म्स में ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज बेसिकली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. और जो हमने पढ़ा था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की क्या इक्वेशन होती थी? जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी दैट वाज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. सो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो ये थी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. अब इसी की जगह हमें जीडीपी निकालना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. सो वही हमने किया है. हमने ये भी बोल दिया है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीवीए. ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी वैल्यू इसमें मेजर हो जाती है. सो आप ये इक्वेशन याद रखिए फर्स्ट, तो जीवीए इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अगर आप इतना याद रख लेंगे तो जीवीए और जीडीपी के रिलेशन में जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए जो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. और अगर जीडीपी दे रखा है, सॉरी जीडीपी निकालना है और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है या जीवीए दे रखा है, तो आप इस इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए, टैक्सेस को ऐड कर दीजिए और सब्सिडीज को माइनस कर दीजिए. मूविंग फॉरवर्ड, कई बार यूपीएससी डेटा रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम पास्ट 5 years और पास्ट 10 years इन द पास्ट डेकेड, ऐसा भी यूपीएससी दे देता है. सो 2013 में 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे हैं कि GVA has been rising consistently in the past decade, और the GDP और national income, per capita GDP, per capita national income, ये सब में से कोई भी एक फिगर दे देगा और आगे स्टेटमेंट होगा this has been increasing consistently from past 5 years, और this has been increasing consistently और decreasing consistently from past 5 years और past 10 years. So ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? हर एक ईयर का डेटा तो आपको याद रह नहीं सकता, बट आपको करना क्या है, जो इकोनॉमिक सर्वे भी अभी आएगा उसके अंदर भी हम फिर से ये चीज देखेंगे कि आपको सिर्फ ग्राफ्स को देखना है और उन ग्राफ्स के थ्रू आपको अगर उसकी शेप याद रह गई तो आप वो क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल आता है कि जीवीए ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम पास्ट 5 years, और आपको ये ग्राफ याद है कि पिछले 5 साल का ग्राफ जो है कुछ ऐसा है कि इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ. तो ये जो जीवीए है, जो ये जीवीए है,
ये पहले इंक्रीज हुआ, फिर 2020 और 21 के अंदर ये डिक्रीज हुआ और फिर वापस इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हुआ था डिक्रीज? ये हुआ था कोविड के कारण। कोरोना आया था 2020-21 के अंदर, तो उसके कारण जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, किसी भी फिगर को आप ले लीजिए, हर चीज उस साल गिरी थी। पर कैपिटा इनकम आप ले लीजिए, हर चीज उस साल गिरी थी, उस साल डाउन आई थी। 6.5% जो है, 6.5 और 6.8% समथिंग was the negative growth of GDP in that particular year. So as a result, we cannot say that GDP has been increasing consistently from the past 5 years. ये बात हम पिछले 5 साल के बारे में नहीं कह सकते, पिछले 10 साल के बारे में भी नहीं कह सकते, क्योंकि 2021 के अंदर जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, जो भी आप फिगर ले लीजिए, सब कुछ 2020-21 के अंदर नीचे आया था, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ रेट थी इसलिए। बट उससे पहले अगर हम बात करें तो जीडीपी, जीवीए, एनडीपी, एनएनपी, किसी भी चीज को, नेशनल इनकम ले लीजिए आप, जीवीए ले लीजिए, जीडीपी ले लीजिए, जीएनपी ले लीजिए, एनडीपी ले लीजिए, एनएनपी ले लीजिए, किसी भी फिगर को आप ले लीजिए, किसी भी मेजर को आप ले लीजिए, सिंस 1979 लास्ट टाइम जो नेगेटिव ग्रोथ रेट आई थी वो 1979 के अंदर आई थी। 1979 से लेके 2020 तक इसके बीच में कभी भी नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं आई है। सो इफ द स्टेटमेंट सेज कि 2020 से पहले 10 साल लगातार जीडीपी इंक्रीज हुई, तो यस इट इज करेक्ट। लगातार नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लगातार पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लगातार जीएनपी इंक्रीज हुई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एनएनपी इंक्रीज हुई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। So whatever figure is there, all the figures were, and we are talking about the final value of goods and services, whether by territory or by citizens of the country or gross value added, all the figures were increasing consistently from 1979 to 2020-21. 1979 के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी कुछ 5% समथिंग, एंड 2021 के अंदर -6.8 or 5%, I don't remember, 6.8% or 6.5%, something like this was the negative growth rate in 2020-21. So except these years, इसके पहले कई बार नेगेटिव हुआ था, उससे पहले भी 3-4 बार हुआ है, बट पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा है। 2020 से पहले की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। उसके पहले 30 साल से 40 साल से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। और फिगर नाम कुछ भी आ जाए, जीडीपी आए, जीवीए की जगह अगर जीडीपी आ जाए तो इट विल द ग्राफ विल रिमेन द सेम। इसकी अगर जीएनपी आ जाए तो भी यही होगा, नेशनल इनकम आ जाए तो भी यही होगा, पर कैपिटा इनकम आ जाए, पर कैपिटा इनकम इज बेसिकली नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, टोटल पॉपुलेशन बेसिकली। सो जो टोटल पॉपुलेशन होगी कंट्री की मिड ईयर के टाइम पे नेशनल इनकम में से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम आ जाती है। सिमिलरली पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीवीए, ये सब भी कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो पॉपुलेशन है ये मिड के होती है 1 जुलाई की। 1 जुलाई को कंट्री की क्या पॉपुलेशन थी, मिड ईयर पॉपुलेशन इसको हम बेसिकली कहते हैं, 30 जून या 1 जुलाई जो भी आप कह दीजिए। तो 1 जुलाई की जो पॉपुलेशन होती है, उस दिन जो पॉपुलेशन थी उस फिगर को हम लेते हैं, तो मिड ईयर पॉपुलेशन हम लेते हैं। और इनमें से किसी को भी हम किसी से भी अगर पॉपुलेशन से किसी को भी डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा आ जाता है। नेशनल इनकम को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा नेशनल इनकम आ जाएगी, जीडीपी को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा जीडीपी आ जाएगी, जीवीए को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा जीवीए आ जाएगी। So all those things were consistently increasing in the previous years, but in 2020-21 these things were not increasing. Moving forward, one of the important figures that you should know about is tax to GDP ratio. Tax to GDP ratio क्या होता है? Tax to GDP ratio is basically the tax earned by central government. इसके अंदर हमने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स का टैक्स नहीं लिया है। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स 5 से 6% के बीच में होता है, तो इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें तो टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो आ जाता है। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो 2018-19 में टैक्स टू जीडीपी रेशियो फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज 11%, 19-20 में इट वाज 9.9%, 20-21 में 10.2% एंड 21-22 के अंदर 11.7%।
नाउ यू डोंट हैव टू मेमोराइज द डेटा, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज द ग्राफ। आप इस ग्राफ को एक बार एक नजर देख लीजिए, और जब भी आप इकोनॉमी रिवाइज करें तो आप इस ग्राफ को एक बार देख लें। इस ग्राफ को आप बना सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर्स आप लिख लीजिए और एक लाइन ऐसे करके यू बना रही है, इतना आप लिख लीजिए बस। 2022-3 के अंदर शायद इट रिड्यूस्ड अगेन, 23 के अंदर ये वापस नीचे आ गया था, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट that if the statement says the tax to GDP ratio in India has been increasing consistently from the past 5 years or past 10 years, then that is not a correct statement because नीचे भी आया था। और अगर ये बोले कि it has been reducing consistently from past 5 years, past 3 years or past 10 years, then that is also not a correct statement, क्योंकि ये कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है। सो आप एक बार इस ग्राफ को देख लेंगे, तो इस चार्ट को देख लेंगे, तो आपके दिमाग में आइडिया रहेगा क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो भी कंसिस्टेंटली ना तो इंप्रूव हो रहा है ना ही वर्स हो रहा है। दिस इज व्हाट यू शुड, दिस इज हाउ यू डू इकोनॉमी। यू डोंट मेमोराइज द डेटा, यू जस्ट लुक एट द ग्राफ, यू जस्ट लुक एट द ट्रेंड। यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, 11.7 है, 11.71 है, 11.72 है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। यूपीएससी स्टेटमेंट देता है ट्रेंड्स के ऊपर, एंड एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमें वो ट्रेंड्स पता होने चाहिए। सो ऐसे ही सिमिलरली ये जो है ये पीआईबी का स्क्रीनशॉट है। ये बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे जब भी जिस साल आता है, आई थिंक ये बजट का है, यूनियन बजट 23-24 का ये है स्नैपशॉट। सो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्राफ्स दे रखे होते हैं। सो बजट और इकोनॉमिक सर्वे कैसे करना होता है, आपको पूरा डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, ना ही इन डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको याद रखना है। आपको बस इन ग्राफ्स को देखना है कि ये ग्राफ्स कैसे मूव कर रहे हैं। क्या ये ग्राफ्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्या ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं या फिर ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। सो आप अगर फिस्कल डेफिसिट को देखेंगे कि इफ समवन सेज इट हैज बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली, नो इट हैज नॉट बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली, है ना। 2020 और 21 के अंदर जो है दिस फिगर वाज 9.2%, फिस्कल डेफिसिट was 9.2%, which reduced to 6.7%, which reduced to 6.4%, which remained constant for 6.4%, and then again it reduced to 5.9%. तो अगर कोई ये बोले कि it has been consistently reducing, no it has not been consistently reducing, 2 साल में सेम है। और दूसरी बात 9.2% से पहले it was about 4 point something percent, I don't remember exactly how much it was, but fiscal deficit was very low compared to in 2019-20 के अंदर, है ना। और ये 20-21 का फिगर जो है वो 9.2% है। 20-21 में ये अचानक बढ़ के 9.2% हो गया था क्योंकि कोविड-19 आ गया था, इनकम कम हो गई थी, एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको वापस रिड्यूस करने की कोशिश की, बट इट हैज नॉट बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली। 22-23 और सॉरी दिस इज द फिगर ऑफ सेम ईयर, so this is supposed to be same basically। ये एक ही ईयर का फिगर है, अलग अलग एस्टिमेट्स है, बजट एस्टिमेट्स है और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है। सो ये एक ही ईयर का है फिगर, 6.4 सेम ईयर के हैं। तो अगर ये आए कि पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली रिड्यूसिंग है, then we will say that it has been reducing consistently from past 3 years। that was 9.2 से 6.7 आया, 6.4 आया और 5.9 आया। पिछले 3 साल से फिस्कल डेफिसिट हैज बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली। बट 3 से ज्यादा किसी भी ईयर का है, 5 years और 10 years का है, तो neither it has been reducing consistently nor it has been increasing consistently। and अगर आप सेम चीज रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, ये होते क्या हैं, वी विल अंडरस्टैंड दीज व्हेन वी डू बजट इन डिटेल। बट आप इस फिगर्स को देख लीजिए कि पिछले 3 साल से हर चीज कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रही है। हम इस डेटा को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको आप इग्नोर करिए, हम सिर्फ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को लेंगे। सो 4.4 से 4.1 से 2.9, 3.3 से 3 to 2.3, 3.3 से 2.9 to 1.7। सो रिवाइज्ड प्राइमरी डेफिसिट ले लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट ले लीजिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ले लीजिए, फिस्कल डेफिसिट ले लीजिए, चारों चीजें हैव बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम पास्ट 3 years। पास्ट 3 years में all the deficits of the budget that the budget calculates have been reducing consistently, but 3 years से ज्यादा कुछ भी आए, 5 years 10 years कोई भी फिगर आए, तो there is neither a consistent increase nor a consistent decrease।
So these are the trends that you should look in the budget. Now one more thing that we should understand is growth versus development. अभी तक जो भी हमने बात की है वो सब इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, तो कोई कंट्री बोलती है कि हम जीडीपी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है। इंडिया जैसे जीवीए आजकल कैलकुलेट करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हेन इट प्रेजेंट्स द बजट, द figure that the government of India focuses upon is GVA, gross value added. ग्रॉस वैल्यू एडेड को वो ट्रैक करते हैं और उसी को वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजों से कैलकुलेट जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है बेसिकली कि आपका जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसमें रियल में कोई इंक्रीज है या नहीं है। जो रियल जीडीपी है, जो हमने देखा था नॉमिनल और रियल में डिफरेंस, कि जो रियल जीडीपी है उसके अंदर कोई इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ है। अब वो कैसे हुआ है या फिर उससे किस किस को फायदा हुआ, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। द जीडीपी और जीएनपी और जीवीएफ फॉर दैट मैटर, एनी measure calculates only the final value of goods and services, except GVA. All the other measures calculate the final value of goods and services produced or sold within a territory or within by individuals or the nationals of the country. They do not factor in what is the effect on the living standard of the people, or what is the effect on the poverty rate in the country or the employment in the country. इन सब चीजों पे असर नहीं पड़ता है। अगर देश में 40,000 लोग और गरीब हो गए पर एक इंसान इतना अमीर हो गया कि उन 40,000 लोगों की गरीबी से भी ज्यादा उसने पैसा कमा लिया, तो जीडीपी पे क्या इफेक्ट होगा? जीडीपी से तो इंक्रीमेंट ही होगा। आप इसके अंदर एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी हो सकती है जो साल के 5 करोड़ रुपए कमाती है, जो साल के 5 करोड़ रुपए कमाती है, और नीचे 100 लोग हैं जो मिलके साल के 5 लाख रुपए कमाते हैं। नाउ नेक्स्ट ईयर इसकी इनकम तो बढ़ के 6 करोड़ हो गई और इनकी इनकम घट के 4 लाख हो गई। जो जीडीपी थी कंट्री की वो 5 करोड़ 5 लाख से बढ़ के 6 करोड़ 4 लाख हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जीडीपी तो देश की बहुत आगे पहुंच गई है, 5 करोड़ 5 लाख रुपए से लेके 6 करोड़ 4 लाख रुपए हो गई है। पर हम ये नहीं देखते कि उसका फायदा सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। बाकी जो 100 लोग हैं, जो नीचे के तबके के 100 लोग हैं, उनकी इनकम एक्चुअली रिड्यूस हो गई है। सो वी से दैट देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री बट देयर इज नॉट मच डेवलपमेंट इन द कंट्री। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स को लेता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, हमें तो वो बता दो, हम उसको जोड़ के देख लेंगे कि भाई हाँ फाइनल इनकम जो है इन कंट्री के लोगों की कुल मिला के बढ़ गई है, पर उसका लोगों पे क्या इफेक्ट हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या इफेक्ट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट हुआ है, गरीब तबके पे क्या इफेक्ट हुआ है, हाउ द पॉवर्टी रेट हैज बीन अफेक्टेड बाय इट, दीज आर नॉट द कंसर्न ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीवीए और जीएनपी। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ plus certain other factors. What are the other factors which should come with the growth, so that will result in economic development? So first is employment, कि क्या ग्रोथ के साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है या फिर कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी नहीं कर रही है, सपोज फेसबुक जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका रेवेन्यू अगर 4 गुना भी बढ़ जाए उससे देश को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू ट्रिकल डाउन नहीं होता है, वो रेवेन्यू रिच सर्कल्स के अंदर ही रह जाता है। और एट द सेम टाइम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो उससे बहुत फायदा पड़ता है, क्योंकि लाखों लोग वहां पे काम करते हैं। इन्फोसिस का रेवेन्यू बढ़ता है तो उससे बहुत फायदा होता है। या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, एमएसएमईज हो गई, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका रेवेन्यू बढ़ता है तो उससे काफी लोगों को फायदा होता है। सो if the economic growth is accompanied by employment opportunity, then we say there is economic development in the country. Other than that, there should be increase in spending on health, education, etc. जो human capital की हमने बात की थी previous slides के अंदर, if you remember, human capital अगर increment होता है कि health, education, nutrition,
अगर इन सब चीजों का स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, या फिर देयर इज इंप्रूवमेंट इन ऑल दीज फिगर्स, देन वी से देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री, और डेवलपमेंट फॉर दैट मैटर, एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इंप्रूव्ड क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है लोगों का, देन ऑल्सो देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड वी से देयर इज रिडक्शन इन पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है, then we say there is economic development in the country. And if we say there is reduction in inequality, अगर inequality के अंदर रिडक्शन हो रहा है, then also we say there is economic development in the country. So growth just calculates the final value of goods and services sold. उसका इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो ग्रोथ फिगर आउट इन कैलकुलेट नहीं करता है। बट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी रिडक्शन होता है, इनइक्वालिटी रिडक्शन होता है, देयर इज इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, देन देयर इज इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस पता है तो आप वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज इट टुडे फ्रॉम माय साइड। एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है आज। So the first thing that we talked about is national income accounting, GDP क्या होती है, मार्केट वैल्यू, मार्केट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, टेरिटरी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर हमने बताए थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड कैपिटल, जिनकी 4 तरह की इनकम होती है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। और ये फैक्टर्स की जो इनकम होती है उसी को हम जीडीपी एस फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जीडीपी के थ्रू उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि भाई इन सब के अंदर सब्सिडीज रिड्यूस करके इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं तो जीडीपी आती है, और जीडीपी से वापस फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही एनडीपी भी हमने निकाला था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट मैंने बताया था नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू या फिर करंट प्राइसेस। नॉमिनल मींस मार्केट वैल्यू और करंट प्राइसेस, उसमें से आप इन्फ्लेशन, महंगाई को माइनस कर देते तो हमें रियल ग्रोथ पता चलती है कि सिर्फ महंगाई वाली ग्रोथ है उसको आप हटा दीजिए, देन वी गेट द रियल जीडीपी ऑफ द कंट्री। सिमिलरली जीडीपी के 3 तरीके होते हैं मेजर करने के, आउटपुट अप्रोच, आउटपुट अप्रोच के अंदर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। एक्सपेंडिचर अप्रोच के अंदर 4 चीजें ऐड करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। और थर्ड चीज जो है वो है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच के अंदर हम 4 तरह की इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी चारों इनकम, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इन चारों को हम ऐड कर देते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस। इसके अंदर सिटीजंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अडानी और एप्पल का एग्जांपल हमने लेके इसको देखा था। जीएनपी जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर के लोग इंडिया से कमा रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए और इंडिया के लोग जो बाहर से कमा रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए, देन वी गेट जीएनपी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएनपी क्या होता है, एनएनपी हमने बताया था नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी इसको हम एट फैक्टर कॉस्ट कर लेंगे, इसका मतलब इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का एडजस्टमेंट कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया और सब्सिडीज को ऐड कर दिया तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकला है। बट इन सिंपल टर्म्स आल्सो नेशनल इनकम का मतलब जीएनपी भी होता है फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। जीवीए जो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएरी। जीवीए को अगर जीडीपी से मेजर करना चाहे तो जीवीए इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने पहले देख लिया था। सिमिलरली जीवीए, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, हर एक चीज का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ही है। सिंस 1979 ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, दे रिड्यूस्ड ओनली इन 2020-21 for 1 year and then again they are increasing consistently. GVA जो है वो 2022-23 का 147 लाख करोड़ है, ये पूछा नहीं जाएगा, just for the purpose of reference। और GVA के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर जो है, सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज।
जो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है ये है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीवीए के अंदर है, या फिर सर्विस सेक्टर आप बेसिकली कह सकते हो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो डिक्रीज एंड देन अगेन इंक्रीज पिछले 3 साल से भी नहीं, 22-23 के अंदर ये वापस रिड्यूस हुआ है, तो 3 इयर्स वाला भी इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है। डेफिशिएट के अंदर पास्ट 3 इयर्स से सभी रिड्यूस हो रहे हैं, पर पास्ट 5 इयर्स से नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। और ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस हमने देख लिया था। डेवलपमेंट इज बेसिकली ग्रोथ प्लस एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन पॉवर्टी और रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, देन देयर इज इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये इंप्रूव हो रहा है, देन वी से देयर इज डेवलपमेंट इन द कंट्री, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट्स इट फ्रॉम टुडे माय साइड, एंड थैंक यू क्लास, वी विल मीट in the next class. Thank you very much.